वेनेजुएला कहाँ पर, जब एक समय वेनेजुएला का रौला था ऑयल को लेकर, जो कि अभी भी है देखा, लेकिन वो रौला कब खत्म होता है? जब आप अंधाधुंध ऑयल बेच रहे हैं सर, ठीक है, आपके डॉलर या फॉरेन करेंसी आ जा रही है, लेकिन आपका डोमेस्टिक मार्केट खराब हो गया। शायद दशकों वेनेजुएला ने इस चुनौती को झेला कि उसका डोमेस्टिक मार्केट ठप, वहां की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, वहां की इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी और फॉरेन करेंसी बहुत थी। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात है पर मैं आपसे समझाती हूँ, भारत में अभी इंपोर्ट इशू, इंपोर्ट्स जो बाहर की कंपनीज हैं वो भी फंड नहीं कर रही। हमने देखा पिछले, अगर हम इकोनॉमी को देखें तो हमारे इंपोर्ट का इशू है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जाके कहते हैं इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, हम लॉजिस्टिकली बहुत आसान वो दे देंगे आपको। तो मेरा सवाल है कि उस लिहाज से हम पर कैपिटा इनकम, तमाम ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी होगी इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए, लेकिन हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी जिसकी वजह से हम 8% पे 8.2% पे हैं, वो ठीक है, हमें इंपोर्ट्स पे ध्यान देना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भारत में क्या खास है, 140 करोड़ लोग हैं और वो युवा लोग हैं आपके। तो जब हम कहते हैं कि 2047 तक हमें कुछ करना है, तो वो केवल 100 साल पूरे नहीं हो रहे, उस समय के बाद आपकी जनसंख्या बूढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक अवसर है आपके पास जब आप बड़ी तेज़ी से बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो आर्थिक बदलाव हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो। तो ये ख़ास समय है जो विदेशों में बड़ी बड़ी निवेशक हैं उनको भी नज़र आता है कि यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है और यहाँ पर युवा पीढ़ी है जो कंजम्पशन भी ज़्यादा करती है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकती है, इनोवेशन के लिए तैयार है, सोच में नवाकार है एक तरह से। तो ये अपने आप में आकर्षण है, उसको सरकार किस तरह से उसका प्रदर्शन कर सकती है और कितना उसको दोह सकती है एक तरह से, वो तय करेगा कि कितनी तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसलिए चीन की तरह हमारी अपनी डोमेस्टिक मार्केट भी काफ़ी बड़ी है, तो हमारी जो निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर है थोड़ी सी कम हो जाती है। वेनेजुएला का उदाहरण लें जिस तरह से, या दूसरे छोटे देशों का उदाहरण लें उस तरह से। और यहाँ तक दोस्त या दुश्मन चुनने की बात है, वो हमारे बस में नहीं है। प्रधानमंत्री वाजपेयी बहुत पहले कह गए थे कि ये बड़ा मुश्किल है चुनना, ये आप नहीं चुन सकते कि कौन दुश्मन होगा कौन दोस्त होगा। पड़ोसी कौन है ये तय हो चुका होता है, उसको दोस्त कैसे बनाना है। अब छोटी सी बात ये, 200 साल पहले एक अंग्रेज विशेषज्ञ कह गए थे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोस्त दुश्मन स्थायी नहीं होते। आज का दोस्त कल दुश्मन हो सकता है, कल का दुश्मन परसों दोस्त बन सकता है। राष्ट्र हित स्थायी होते हैं। इसीलिए आप देखें कि भारत की विदेश नीति में, जिसको हम मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में जिस जिस देश से दोस्ती बन सकती है, हिस्सेदारी बन सकती है, बनाने की कोशिश है। और बहुत अच्छा उदाहरण आपको मिलता है ये वेस्ट एशिया में। ईरान दोस्त है पर इजराइल भी दोस्त है, यूएई दोस्त है पर सऊदी अरेबिया भी दोस्त है, इजिप्ट। भारत ने ये दिखाया है बुकेट, बिल्कुल, कि देश जो आपस में ठीक से नहीं बात करते हैं वो भारत को सभी अपना हिस्सेदार या दोस्त मानते हैं। ये रणनीति जो भारत की है, इसी से भारत आगे बढ़ने की कोशिश में है। रणनीति बहुत दिलचस्प है, लेकिन सर मैं आपकी भाषा में एक बात समझना चाहती हूँ। जैसे कहते हैं ना कि द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इज टू नो व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू स्टॉप। अब फॉरेन पॉलिसी भी भारत की ऐसी है। तो मोस्टली मैंने ये देखा है वेनेजुएला पे, जिस मतलब बिल्कुल अलोकतांत्रिक असंवैधानिक हमला हो जाता है, 62, 65, 64, 70 बार ही कह दिया जाता है कि अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने युद्ध रुकवाया, मुझे नोबेल दीजिए। अब तो चीन भी कह रहा है। अब तो चीन भी कह रहा है। ये तमाम बातों के बीच में ट्रेड टॉक्स होती हैं, हम पे 25 फिर 50 टैरिफ लग जाता है, और आज तो हद ही हो गई कि हम पे कह दिया कि और लगा देंगे। ये सब तो एक तरफ है। दूसरा, मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर पे लेके जाती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में केवल भारत ऐसा देश था ऑब्वियसली जिसके आर्मी के ऑफिशियल्स बार बार ये बता रहे थे कि हमने उनके ना मिलिट्री पे अटैक किया, ना हमने उनके सिविलियंस पे किया, जबकि इसकी सफाई किसी और ने नहीं दी। आज तक जब वॉर हुआ है, रशिया ने कभी यूक्रेन पे नहीं दी, खुला बोला कि हमने मारा। चाहे आप यमन, बहुत मतलब पूरे देश की बात कर लें, पर भारत ये कह रहा था कि आई विल डू थिंग्स राइटली। बट सर, कब तक राइटली सर? मतलब व्हेन डू वी हैव टू स्पीक? वी आर मोस्टली नॉट स्पीकिंग। हम ये कह रहे हैं कि हम नजर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कब आएगा समय जब हमें ये लगेगा कि आज बोलने की जरूरत है? देखो अदिति, हम बोल रहे हैं, नरम तरीके से बोल रहे हैं,
2 साल पहले का माहौल याद करो, मालदीव्स के बारे में पूरा सोशल मीडिया वेंट क्रेजी। टीवी चैनल सब यही बोल रहे थे कि बस अगला बम हम मालदीव्स में गिराने वाले हैं। मोइजू को तो हमने हिंदी फिल्म सिनेमा का प्राण बना दिया था। बिल्कुल। लेकिन देखो, एस जयशंकर आईएफएस ऑफिसर, विदेश मंत्री, क्या कॉम्बिनेशन है। अजीत डोभाल एनएसए, क्या कॉम्बिनेशन है। इन दोनों मोहरों की मदद से आज ऐसी नौबत आ गई कि मोदी जी वहां चीफ गेस्ट बन के जाते हैं उनके नेशनल डे सम्मान हो, पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमें लठमार पॉलिटिक्स नहीं करनी है। टू ऐड ऑन, कनाडा वाज वन क्लासिक एग्जांपल कि हमने Exactly. कनाडा को कैसे डील करा। एग्जैक्टली प्यार मोहब्बत थोड़ा रूठ कर, थोड़ा नखरे दिखाकर हम सबको जीतेंगे। बट डज दिस मीन कि हम ताकतवर देशों पे अभी नहीं कर पा रहे? देखो, फौज में था, 2 चीजें बहुत जरूरी है। हथियार का इस्तेमाल कब, कहां, किस पर किया जाएगा, ये हमें सिखाया गया। अभी ये समय है जब हम हर तरह से साम दाम दंड भेद, येन केन प्रकारेण, पैसे के बल पर हम जीतेंगे। बांग्लादेश, अभी रोज ही मेरे मित्र, मैं जहां रहता हूं, कहते हैं यार इतनी बड़ी इंडियन एयरफोर्स को हम तुम्हें फ्री में तनख्वाह देते हैं, करोड़ों के जहाज खरीदे हैं, बम सारे हमारे पड़े पड़े जंग लग रहे हैं, इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो एक ही तरीका है, जयशंकर जी ने बोला हुआ है मोदी जी को, जो उपद्रवी तत्व हैं, हमारा भाई जो रूलिंग इलीट है हमारे देश में भी है, जो राजनीतिक तबका जो अभी पावर में है, उसमें भी कुछ गर्म खून वाले हैं। एक घटिया सा शब्द है टेस्टोस्टेरोन फायर। वो बोल रहे हैं चलो ढाका पे बम गिरा देते हैं, बांग्लादेश को एक कैंची से काट देंगे। काफी सारे यूट्यूब आते हैं, कोई कहते हैं रंगपुर कॉरिडोर काट देते हैं, कोई कह रहा है कि ये मूंछों पे हम चट्टगांव कॉरिडोर बना। ऐसी जरूरत नहीं है। 12 फरवरी को इलेक्शन होने दीजिए, वहां पॉलिटिकल पावर्स जो पावर में आएगी, शायद बीएनपी आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश में भी सब कुछ सेटल हो जाएगा। अगर बीएनपी को 50% से ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं नेशनल असेंबली में, मैं उम्मीद करता हूं कि एनसीपी, जमात की जो इस्लामी है, ये लोग पावर में नहीं आएंगे। एक बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन हो जाएगा अगर बीएनपी पावर में आती है लेकिन माइनॉरिटी सरकार बनाती है और उनको बाहर से मदद लेनी पड़े। एनसीपी उपद्रवी और जमात इस्लामी बहुत उपद्रवी, लेकिन देखो फिर भी बीएनपी स्टेबल सरकार देगी। तो हमें हर जगह पर ताल ठोक कर मूंछों पे ताव देने की जरूरत नहीं है। हम हर जगह जीतेंगे, प्यार से जीतेंगे। श्रीलंका का एग्जाम्पल देखो, एक जमाना था श्रीलंका पे क्या हो रहा था, भारत आउट मूवमेंट, बहुत वहाँ वोट जीतने के लिए लोग भारत को ताने देते थे। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी गए और कितनी एंटी फीलिंग थी। अदिति, आपको मुझे याद है, प्रोफेसर साहब आपको भी याद होगा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे। उनकी एक सोल्जर ने, नेवी का सोल्जर था, उसने राइफल के बट से हमारे प्रधानमंत्री पर हमला किया। वहां से आज वो मौका है कि हमने उनको, अभी बेचारे डूब रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, चौवन्नी अठन्नी की कमी थी, हमने $3.5 बिलियन श्रीलंका को दिए। आज देखो श्रीलंका और हम एक साथ बैठ के गोल्फ खेलते हैं। सर